Yes, sir. Very good. So this is all about background of first current electricity. अब मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ सारा चीज. Now coming to syllabus. ये है आपका सिलेबस. इस सेकेंड यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मेटेलिक कंडक्टर, उसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है. आज के क्लास में ये नहीं होगा. कल के क्लास में हम लोग सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एम्फेसिस देंगे. एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर टर्म, मोबिलिटी. सिलेबस के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी पहले लिखा है, और ओम का नियम देखिएगा नीचे के हेडिंग में होगा, वो बाद में दिया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. लेकिन एनसीईआरटी बुक में ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पहले करा दिया. थोड़ा बच्चों को ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का जो कि कॉन्सेप्ट है उसमें तुरंत नहीं एंट्री मारा है. ऐसा लगता है ऐसे बच्चों को एक माइंड मेकअप कराने के लिए, थोड़ा पीछे के टॉपिक को रिकॉल कराने के लिए एनसीईआरटी बुक ने पहले ओम्स लॉ दे दिया और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दे दिया. उसके बाद में जो है सो क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी पढ़ाया. तो ये यहाँ पे भी हम आपको कहना चाहेंगे कि बेसिकली हम आपको किस तरह से पढ़ाएंगे. हम पहले ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस कर दें. ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन हम पहले कर दें. सो ये पहले इंट्रोड्यूस कर दें. इंट्रोड्यूस कर दें. 2-4 न्यूमेरिकल बनाएंगे. ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो मेरा न्यूमेरिकल है ये क्लास 10 के बेस का होना चाहिए. ये क्लास 10 के लेवल का होना चाहिए. मगर देखो यहाँ पे चूंकि हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वही सब क्वेश्चन फिर डालेंगे जो बोर्ड पैटर्न में आता है. तो इसमें कैलकुलस आपका थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा. इसको आपको ध्यान देना है. यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लास में, आज के ही न्यूमेरिकल क्लास में नहीं तो कल के न्यूमेरिकल क्लास में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का भी सवाल करना होगा. तो ये इंट्रोडक्शन होगा, गौर कीजिएगा. अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम घुसेंगे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सिलेबस का यदि हम रेस्निक हेलिडे इंटरनेशनल बुक की बात करें तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी को पहले इंट्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी को पढ़ने के बाद वो प्रूफ करता है. वो बेसिकली क्या करता है ना, वो प्रूफ करता है. क्या प्रूफ करता है? ओम्स लॉ. प्रूव्स ओम्स लॉ. क्या इसका मतलब है? तो आप कहोगे सर ओम्स लॉ तो हमको पता है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R. बोलिए, ये तो सबको पता है ना. ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज इक्वल टू करंट थ्रू रेसिस्टर एंड रेजिस्टेंस. यस और नो? यस सर. आप इस चीज को जानते हो, V इज इक्वल टू I इंटू R. मगर V इक्वल टू I इंटू R कैसे आया? ओम्स ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर. Ohm's experimental observation. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, आपका क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव करेगा. अरे तेरी, देखो देखो ये फॉर्मूला ये है, ऐसे 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 है, और तब साबित हो जाएगा कि ठीक है वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. ये मैथमेटिकली निकलेगा. तो डिफरेंस है. आपका जो बुक है क्या कहते हैं रेस्निक हेलिडे जैसा बुक, वो
क्या करेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा सिलेबस, मोबिलिटी तक पहुंचेगा और इस दोनों को मिक्स कर देगा जो कि हाईली मैथमेटिकल इन नेचर होगा, और उसके बाद निकालेगा v इज इक्वल टू आई आर, उसके बाद न्यूमेरिकल बनवाएगा। ये थोड़ा बेसिक टाइप सवाल होता है, मगर हम लोग इंडियन मेथोडोलॉजी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। पहले 10वां का चीज थोड़ा कर लेंगे क्योंकि बच्चे 10th का चीज भूल भी जाते हैं, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। उसी में हम थोड़ा कैलकुलस इंट्रोड्यूस करके कुछ न्यूमेरिकल भी बनवा लेंगे और उसके बाद इस टॉपिक पे जाएंगे और फिर वापस इस चीज को प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये आपको प्रूफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका बोर्ड पैटर्न में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये भी एक आपका रोल रहेगा आपका। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तुम लोग चीसो मत, रुको हम मिटा रहे हैं, फिर देखो कौन कौन चीज रहा है। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो। Yes, हो sir. गया? यस सर। सारे लोग ले लिए? मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं रहता है, आप लोग ध्यान Yes, रखिए, sir. पहले बोल चुके हैं। क्लियर कर दे? यस सर। ओके फाइन। सो ये था आपका सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ, ये होता है। और इसके बाद आपका एक और पार्ट आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज को देखेंगे। ये थर्ड फेज ऑफ पढ़ाई होता है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, यहां तक। चलिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए सिलेबस का। हम आगे बढ़ रहे हैं। सर। Your syllabus covers these things also in first chapter: carbon resistor, color coding carbon resistor, series and parallel combination of resistor, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। how resistance depends on temperature, बल्ब में करंट पास होने से बल्ब का फिलामेंट गर्म हो जाता है और रेसिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी जो आप लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में यदि पढ़ रहे होगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, लेकिन वहां पे बताया जाता है बैटरी से एसोसिएटेड केमिस्ट्री, और हम लोग बात करेंगे बैटरी से एसोसिएटेड फिजिक्स। तो कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में देखोगे, बट ऑफ कोर्स बैटरी हम लोग काफी डिटेल में देखते हैं। केमिस्ट्री में आपको बैटरी का बैटरी किस तरह से काम करता है, बैटरी वोल्टेज कितना देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज किस तरह से जनरेट करता है, उसके बारे में चर्चा करता है। मगर हम लोग बैटरी को बन जाने के बाद सर्किट में क्या प्रभाव डालता है वो चीज पढ़ते हैं। सो सबसे लास्ट टर्म इस चैप्टर का है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। तो ध्यान दीजिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। याद कीजिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब जो पिछला चैप्टर में पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये पढ़ चुके हैं। आप 10th में एक और चीज पढ़ चुके हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। फिर से वही बात, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। और एक चीज पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी या सेल। तो बैटरी भी हम लोग पढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ बैटरी या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ये चीज भी हम लोगों का इस चैप्टर का, इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का होता है। सेकंड चैप्टर फिर थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। सेकंड चैप्टर के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। हुआ? यस सर। Yes, sir. थोड़ा रिस्पॉन्स। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ लो लो, यस सर, ले लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए एक नॉर्मल सिनेरियो को हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक चीसो नहीं मिटाओ, एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करें। ये एक बैटरी है। चलिए हम इस चीज को जो रेसिस्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, इसको हम यूं कुछ कनेक्ट करके दिखाते हैं। एक बेसिक सर्किट है। यहां पे लिखे हैं S। What this S stands for? Switch. Switch, sir. Switch. It is switch. Very simple. ये स्विच है, ये आपका रेसिस्टर है और ये आपका बैटरी है। ये कुछ वोल्टेज जनरेट कर। अभी स्विच ओपन है कि क्लोज है? Open. ओपन है। अच्छा ये बताइए, यदि स्विच ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। ये नहीं कि सर एक हिस्से में करेगा, दूसरे हिस्से में जहां टूटा हुआ है वहां नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा। एक स्विच को ऑफ कर देते हैं तो फैन बंद हो जाता है, बल्ब ऑफ होता है। तो इस चीज को जानिए कि ये स्विच ओपन होने से नो करंट फ्लोस इन होल लूप। पूरे लूप में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और आप यदि इसी स्विच को फिर से कनेक्ट कर देते हो और वैसे कंडीशन में आप देखते हो, इसको आप क्लोज कर देते हो। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। देखिए हम क्या किए, फोन आता है सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। हमको पता नहीं चलता है फोनवा पे हम बकेंगे क्या। चलो अभी क्या किए, स्विच को क्लोज किए। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे देन यू नो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से करंट फ्लो होने लगेगा। रिकॉल कीजिए, चार्ज का फ्लो कैपेसिटर में दिखाते थे, यहाँ बैटरी का भी दिखाते थे और यहाँ जहां आर है वहां पे कैपेसिटर दिखाते थे, कहते थे क्यू चार्ज बाहर। अभी क्यू चार्ज नहीं दिखाते हैं, बल्कि दिखाते हैं कि करंट आई बह रहा है और ये करंट आई रेसिस्टर से भी गुजरेगा। स्विच को क्लोज कर चुके हैं, गुजर करके फाइनली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो क्या डिफरेंस आया? हमारा पिछला जो नॉलेज था, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ाई कर रहे थे तो रिकॉल कीजिए कुछ इस तरह से लिखा है कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। जब हमने इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा तो आप रिकॉल कीजिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में ये पढ़ाई कर रहे थे कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो वैसे सिचुएशन में हम ये देखे थे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ चार्ज Q बह करके निकला। सो यहाँ पे कुछ चार्ज Q बह के निकला जो कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जो है सो आ करके जमा हो गया यहाँ पे पहला वाला में, और यहाँ पे कहते कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज जमा है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनस Q चार्ज उत्पन्न हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, रिकॉल करो। और फिर हम लोग ये कहते कि यहाँ से उतना ही चार्ज Q बह के चला जाएगा। सो बेसिकली कैपेसिटर और रेसिस्टर ये दो डिफरेंट चीज हमको दिखा। जो हम पहले पढ़े थे बैटरी, वो तो बैटरी यहाँ भी है, उसका कुछ वोल्टेज भी है, लेकिन जहां रेसिस्टर था वहां कैपेसिटर है, ये दो डिफरेंस है। और कैपेसिटर में कहते चार्ज क्यू फ्लो किया,
Q बैटरी से निकला था, ये हम लोग पढ़े थे, बैटरी से निकला था, और यहां पे I दिखाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस इन Q एंड I? तो ये चीज के ही आधार पे इस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए हम डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, और वो क्या है उसको द continuous flow of charge in a closed loop is called the continuous flow of charge in a closed loop is called electric current. ये है इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा। तो क्या डिफरेंस हुआ, जरा सा गौर कीजिए। पहले तो करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज लूप की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लोज मतलब बंद। कभी आपने कहा था, शुरुआत याद कीजिए, सर ये स्विच तो क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है। स्विच ओपन है तो करंट फ्लो होगा। नहीं सर, स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने स्विच को क्लोज किया, और जब स्विच को क्लोज किया तो फ्लो हुआ। तो भैया फ्लो तो कैपेसिटर में भी हुआ था, लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा सा चार्ज स्मॉल मोमेंट के लिए फ्लो हुआ था। ये मिली सेकेंड के लिए फ्लो होता है, मिली सेकेंड के लिए चार्ज निकलता है, चार्ज निकलता है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैट में, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ये जो चार्ज निकला है ये मिली सेकेंड के लिए निकलता है, और ये कंटिन्यूअस माने लगातार, यानी तुम बैटरी से कनेक्ट करके रखे और बैटरी खराब नहीं हुआ है तो 1 घंटा तक भी वो चलते रहेगा, करंट लगातार फ्लो होते रहेगा, 2 घंटा तक भी वो चलता रहेगा, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ये जान जाइए बेटा, ये जो चीज हम लोग अभी पढ़े ना, ये क्लास 10th का बेसिक्स है। उसमें हल्का सा 12 का मसाला डाल करके हम आपके सामने पुट कर रहे हैं। दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स, डिफिनेशन ऑफ करंट, करंट होता क्या है एक्सेट्रा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. यस सर, हो गया। ठीक, थैंक यू। इसको क्लियर कर रहे हैं? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। यू नो व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। यस सर। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। यस सर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई वायर है या कोई भी इस तरह का कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से यदि आप चार्ज को फ्लो करते हैं, और कंडक्टर से कुछ चार्ज Q फ्लो किया T टाइम में, तो कहेंगे T टाइम में Q चार्ज फ्लो करता है। T टाइम में Q चार्ज फ्लो करता है, तो एक ही नियम, यूनिटरी मेथड लगाएंगे और कहेंगे 1 सेकेंड में Q/T चार्ज फ्लो करता है, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को कहते हैं करंट, एंड करंट I इज इक्वल टू चार्ज बाय T।
देखिए कभी कभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाता है। फिर से देखो, ये जो परिभाषा है ये क्लास 10th का परिभाषा है, हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं 10th में थोड़ा सा 12 का भी तड़का डाल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा 12 का भी जो है सो असर इसमें डाल देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिकॉल कीजिए, हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये चर्चा किए थे कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके हिसाब से चार्ज बिल्ड होता है। बोलो कुछ याद आ रहा है? कैन आई से चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E? Yes, ये sir. तो हम लोग पढ़े हैं। Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो स्मॉल n है, एंड E क्या है? E इज द फंडामेंटल चार्ज, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका माइनस साइन नहीं लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये है आपका E का वैल्यू। बोलिए कुछ याद आ रहा है? सो आपको Yes, sir. कभी कभी ऐसे भी करंट का फॉर्मूला लिखना पड़ सकता है, जब वो आपको बोलेगा कि देखो ऐसा है, किसी वायर से 5 लाख इलेक्ट्रॉन 10 सेकेंड में पास होता है, तो करंट का मान था, तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन, सो यू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गॉट ट्रांसफर्ड, एंड यू ऑल्सो नो द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, बोला 10 सेकेंड में, यू नो द टाइम। बोलो करंट का मान निकल पाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक चीज कभी कभी आपको जब आप रिजोनेंस वगैरह का या एलन वगैरह का मटेरियल देखिएगा, तो करंट का एक और सूत्र है, n डैश इंटू ई। कैन यू गेस व्हाट इज दिस n डैश? n डैश क्या है, जरा बताइए तो। Number of free electron. श्रुति श्रीमानी ने दिया, फिर से बोलो। Number of free electron. नहीं बेटा, और कोई? तुम आगे चली गई, हाँ बोलो। N by T. हाँ Sir, N dash equal N by T. सही बोले अभिषेक, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Number of electrons transferred per unit time. वेरी गुड, एकदम सही बोली बेटा, ये तो इतना सिंपल था। n डैश को हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. So you also know the SI unit of current is ampere, and ampere is one of the one of 7 fundamental quantity in physics. And as per definition, ampere can also be represented as, it is flow of charge, rate of flow of charge, so it is coulomb per second. 1 ampere is also coulomb per second, and दिस इज वेरी वेग डिफिनेशन। ये जो परिभाषा है इसको परीक्षा में नहीं लिखना है, ये गलत परिभाषा है, आप पढ़ चुके हो, मगर फिर भी फिलहाल काम चलाने के लिए ना मेरे पास कुछ उपाय है ना तुम्हारे पास। ये एक परिभाषा है, इसको हम ऐसे लिख करके ऐसे काट दिए और लिख देते हैं, गलत परिभाषा।
मगर फिर भी काम चलाने के लिए क्लास 10th में आपको बताया ही गया है। ये गलत परिभाषा इसलिए क्योंकि यदि आप ये परिभाषा एग्जाम में लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, what is 1 ampere current, but you know 1 ampere current, when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second, then it is called 1 ampere current। जो आप क्लास 10th में पढ़े हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये आपको मैग्नेटिज्म में क्लियर होगा, वहां पे हम डिफाइन करते हैं 1 ampere current के बारे में। अभी आप उस पे अटेंशन, उस पे आप बॉदरेशन मत कीजिए, मगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स 1 ampere current is coulomb per second, that is very relevant। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बोल करके भी नहीं बोलना चाहते हैं। आई मीन ठीक है, ये ऐसा चीज है जो कि एक बार बच्चों को बोलना होता है मजबूरी बस, बट रियली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट सच टाइप ऑफ सिनेरियो, बट काम चलेगा नहीं इसलिए बोल रहे हैं। ये क्या टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं? इमेजिन करो एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है। आपने क्या किया? इस रेसिस्टर और बैटरी के दो टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया वायर से। You know, this is positive terminal of Kirchhoff battery and this is negative terminal of battery। हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाइयर पोटेंशियल पे है, तो यहां से इस रेसिस्टर के थ्रू ये करंट जाता है और यही करंट कंटिन्यूअसली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचता है। सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। चलिए हम आपको यहाँ पे पॉइंट ए लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी लिख देते हैं। तो देखिए एक सर्कल बनाते हैं और ऐसे इसमें डॉट मार देते हैं और इस सर्कल के बगल में लिखते हैं ए बी सी डी, वापस आते हैं ए पे। इस जो चीज को लिखे हैं ये एक्चुअल में है लूप। अभी बताए थे ना, करंट ऑलवेज फ्लोज इन ए क्लोज्ड लूप। तो ये लूप को निरूपित करने का तरीका है। लूप को कैसे निरूपित करते हैं? एक सर्कल बना देते हैं क्लोज जैसा और उसके बाद सर्कल में एक पॉइंट लिखते हैं ए और फिर ए से करंट मेरा फ्लो होगा बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर वापस आ गया ए। तो ये हो गया एक लूप। लूप का सिंबल जब भी आप लिखोगे तो ध्यान रखोगे कि पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम होना चाहिए, बीच में कितना भी लेटर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सो जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, सो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है? कहीं भैया पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, अब फिर वापस ए में चलाया। सो दिस इज क्लॉकवाइज करंट। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं करंट के फ्लो का डायरेक्शन? Yes, sir. एकदम सिंपल है। अच्छा देखिए ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है, मगर सच्चाई ये है, हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, ना ही हम बोलना चाहते हैं। हम भी एकदम आई हेट इफ यू टॉक अबाउट सच थिंग, इनफैक्ट फिर आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। मगर सच्चाई यही है कि कभी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कोई पॉजिटिव चार्ज कह करके कोई चीज नहीं निकलता है। तो क्या होता है भैया? होता ये है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बहता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन।
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सो जाता है और ये रेसिस्टर से में अपोजिट डायरेक्शन में पास करता है, जो दिखाए उसके तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सो ये था मूवमेंट ऑफ करंट, movement of current I is A, B, C, D, A, but actual movement of free electrons takes place. फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन चलता है वो कैसे चलता है? वो चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है? सबसे पहले डी में पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे जाएगा? डी में पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। डी से इलेक्ट्रॉन जाएगा सी में, थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा तो। अब फिर सी से जाएगा बी में, अब फिर बी से जाएगा ए में और वापस जाएगा डी। बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन और एक्चुअल करंट के फ्लो का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है, अपोजिट है, ये चीज आपको देखना है। सो द फैक्ट इज देयर आर टू टाइप ऑफ करंट विच वी मे टॉक अबाउट। वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट and another one is conventional current। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से जो सर्किट में मूवमेंट होता है, वो देखो स्मॉल ई से दिखाए हैं आपको, और उसका डायरेक्शन अपोजिट है। एंड ऑफ कोर्स करंट कभी भी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, हमारे सामने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बोलना भी नहीं, घुसाएंगे फालतू का। तो देख लीजिए ये एक्चुअल में लेकिन होता यही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मगर कोई बात नहीं है, जैसे भी काम चल रहा है हम लोग उसी तरह से करेंगे हम भी। तो एक होता है आपका कन्वेंशनल करंट, यानी कि जिस करंट को हम लोग को पढ़ते हैं वो है आपका कन्वेंशनल करंट। और एक टर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के ही आधार पे उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, समवन में आस्क व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर को जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तब। फिर भी हमको नया यूनिट है तो एक बार फिर से हम इस टर्म को डिफाइन कर देना चाहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज electrons which can leave their parent nucleus। वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ सकता है और जहां तहां घूमता भटकता है वो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता है वो क्या कहलाता है? तो बाउंडेड हो गया इलेक्ट्रॉन। सब, सुनाई नहीं दिया? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ सकता है और वो मेटल में इधर उधर भटक सकता है। इट मूव्स फ्रीली, इट मूव्स फ्रीली, इट मूव्स फ्रीली, मूव्स फ्रीली, इट मूव्स फ्रीली। और आपने दूसरा चीज बताया, हम नहीं बताया, आप ही लोग बोले, वो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या लगता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली? नो सर। नो, ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस को नहीं छोड़ेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ही रहेगा, ये चीज जान।
थैंक यू शुभम। हाँ, हम पेरेंट न्यूक्लियस का स्पेलिंग गड़बड़ कर दिए थे, RE होगा, RA हम लिख दिए थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। Yes, sir. थैंक यू। हाँ बताइए, हम लोग करंट को वेक्टर बोलते हैं कि स्केलर बोलते हैं? ये आप लोग 9th में भी, सॉरी 11th में भी चर्चा करते हैं। वेरी गुड, हमको एक आंसर सुनाई दिया, स्केलर। Scalar. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई Scalar. स्केलर क्यों है? Sir, Sir, because इसका it magnitude doesn't या direct फिर रूल ऑफ from एडिशन फॉलो नहीं Because- करता और इसका हम लोग डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते हैं। नहीं देखो, डायरेक्शन तो असाइन करते हैं, मगर पहला पार्ट ठीक है, इट डोंट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। इसको हम लोग देखें। Consider, I have got a vector. एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। Let me write its value. This is a 3 Newton force. 3 न्यूटन का एक वेक्टर है, and this is a 4 न्यूटन फोर्स। आप लोग सभी देख पा रहे हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का दो वेक्टर बताए। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताइए, ये जो वेक्टर होगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 5 5 हाँ, 5 Five. ऑफ कोर्स। ये तो 5. टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा में cos 90 का टर्म 0, तो 2ab का टर्म भी गायब हो गया, बचा क्या? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो भैया आपने तो ठीक कहा कि सर ये तो 5 न्यूटन का होगा। सो दिस इज सिंपली 5 न्यूटन। रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन। This is 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन है आपके सामने। अब देख लीजिए, अब इसी वेक्टर को हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। आप देखिए हम किस तरह से इस चीज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 न्यूटन का एक फोर्स है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है। लेट मी ड्रॉ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए। सो हियर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का बल लग रहा है, आप जैसा कि देखिए। अब यही 3 न्यूटन का बल जो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसके साथ साथ हम अब इस ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का एक और बल आरोपित करेंगे। 4। Once again, let me remind you that this is of 3 Newton and this is of 4 Newton. 4 Newton. जब आप देखोगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, इस बार इसको थोड़ा मोटा करके हम दिखाएंगे, इसका जो रिजल्टेंट होगा
वो कुछ इस तरह से होगा। एंड ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपका 5 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा। दिस इज 5 न्यूटन। बोले समझ में आ रहा है एक सिनेरियो? जोड़ रहे हैं, वेक्टर मेथड से जोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते हैं कि हम इस सिनेरियो को करंट इलेक्ट्रिसिटी में अटैच करने का कोशिश करते हैं। ये कैसे होगा? बस 2 तो तार ले लेते हैं, इतना देर से तार लेकर के करंट को ही तो फ्लो कर रहे हैं। सो इमेजिन करो एक वायर है, वेट, एक पतला सा तार है, ये दिखा है, और एक और वायर है, ये दिखा रहे हैं वायर। इस दोनों वायर से करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट हम दिखाएंगे। तो इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, ये फ्लो होगा 3 एम्पियर, और इधर से जो करंट फ्लो होगा ये फ्लो होगा 4 एम्पियर। सो हम यहां पे लिखते हैं दिस इज करंट आई, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है इसका मान लिखेंगे 3 एम्पियर। करंट इज 3 एम्पियर, द फर्स्ट वन इज 3 एम्पियर, और यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई, इसका मान लिखेंगे 4 एम्पियर। सो यू हैव 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। हम क्या देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जब ये दोनों चार्ज करंट पहुंचा इस पर्टिकुलर जंक्शन पे, इस जंक्शन पे पहुंचने के बाद, यहां पे पहुंचने के बाद एक और वायर मान लो निकाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन में हम दिखाए वो नहीं किया, हम जैसे तैसे दिखाए। हम क्या पाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर के बीच का एंगल है थीटा मान लो। हालांकि इस थीटा का मान 90 डिग्री था, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इररिस्पेक्टिव की ये दोनों वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें आपका क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्या है, इसके लिए रुको, थोड़ा सा एक गंदा दिख रहा है, जा गया है, हल्का सा इसको हमको क्लीन करने दो। सो ये एक वायर है, और इसमें से हमेशा जो करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट का मान लिखे थे 3 एम्पियर, और इसमें करंट का मान लिखे थे, थैंक यू किसी ने इक्वल कर दिया, इसमें करंट का मान लिखे थे 4 एम्पियर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ही होगा 7 एम्पियर, ना कि 5। तो देखो इस करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ऑल्दो करंट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, yet it don't follows vector law of addition. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? कहता है ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वह निर्भर करेगा इन दोनों के बीच का एंगल के। यदि आपका एंगल 90 डिग्री से चेंज करोगे तो ये 5 न्यूटन से चेंज हो जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 4 एम्पियर करंट आ रहा है, एंगल दोनों वायर के बीच में कुछ भी डालना है डाल दो, हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा 7 एम्पियर। सो कहेंगे इफ इनकमिंग करंट इज 3 एम्पियर and 4 ampere, then final current is always
ऑलवेज 7 एम्पियर। तो क्या आपको लगता है करंट में जब दो वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसको जोड़ते हैं तो क्या वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है? नो सर। No, sir. एकदम क्लियर नो No, सर? sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। आप देखिए, आपको मूल बात आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि यदि कोई दो वेक्टर है तो दो वेक्टर के का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच का एंगल कुछ था, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तभी आपने 5 न्यूटन का बल लगा लिखा। तो देखिए, जब कभी दो वेक्टर है और उस दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वही डिसाइड करता है रिजल्टेंट कब है। मगर करंट के केस में ऐसा नहीं है। करंट के केस में ऐसा है कि दो वायर है, एक में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, इसको हम लोग जंक्शन कहते हैं जहां पे 2-3 तो तार मिलता है, और दूसरे से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 7 एम्पियर का निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। कितना चार्ज इधर से आया प्रति सेकंड, कितना चार्ज दूसरे में आया प्रति सेकंड, और टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे 7 एम्पियर का करंट होगा। और दोनों वायर के बीच का एंगल को भी आप चेंज करके देख लो, कुछ भी करना है कर लो, वो 7 एम्पियर में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि करंट में जब दो करंट को जोड़ते हैं तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यानी कि कोई चीज वेक्टर है, फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, उसके लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होना चाहिए कि सर इसका तो मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर और एक जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस की ओर, एक है 4 एम्पियर वो जा रहा है माइनस वाई एक्सिस की ओर, तो दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सर चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो करंट तो हो जाएगा वेक्टर। नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। यानी कि वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए करंट को वेक्टर बोलेंगे कि स्केलर बोलेंगे? स्केलर। ये स्केलर कहलाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। टेंसर समझा दीजिए ना, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, श्रुति यस सर। कहां से तुमको टेंसर क्वांटिटी पढ़ा रहा है? कोई स्कूल का मास्टर पढ़ा रहा है का? पगला रही है के अलग पांडे? यस सर। यस सर, बोराव नहीं। टेंसर क्वांटिटी किसी काम का नहीं है। टेंसर क्वांटिटी जो पढ़ाता है ना, वो यदि मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है तो वो गलत चीज पढ़ा रहा है। फुर्सत से पढ़ाएंगे कभी, आउट ऑफ सिलेबस है। इफ दैट पर्सन इज नॉट ए मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, वो टेंसर क्वांटिटी कुछ बकवास चीज पढ़ा रहा है जो कभी किसी आईआईटी के एग्जाम में नहीं आएगा। आपको आईआईटी लिखना और हम आईआईटी में सीखे हैं टेंसर, इसलिए एकदम दिमाग मत लगाइए। एक विद्यार्थी है जिसका नाम तो पता नहीं चला, सर हम लोगों के नर्व्स में करंट कैसे फ्लो करता है जब कोई कंडक्टर नहीं है तब भी। ओके, पहला चीज तो ये हम एकदम आज बहुत दिन के बाद न्यू एंट्री कई स्टूडेंट का हुआ है, इसलिए आज हम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन आप बिना नाम के एंट्री नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा आज आपको वेटिंग रूम नहीं था, आज आप लोगों का एंट्री डायरेक्ट हुआ है विदाउट वेटिंग रूम, क्योंकि हम जानबूझ करके आज अलाउ किए हैं। कुछ स्टूडेंट न्यू एंट्री होंगे और इस तरह से नाम लिखा रहेगा 43B8AB4, ये सब बकवास चीज, हम इरिटेट करने वाला चीज है। नाम अपना ऐड कीजिए सही ढंग से। एनीवे, ये एक क्वेश्चन आया है, इस पे जिक्र करेंगे। हमारे नर्व्स में किस तरह से करंट फ्लो होता है इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। सो चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। स्क्रीनशॉट लिए? हो गया सर। Yes, sir. मान लीजिए। Yes, sir. चलिए हम इसको क्लीन कर रहे हैं पूरी तरह से, एंड देन किताबी परिभाषा लिख लेते हैं।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डिफिनेशन है, आपको याद रखना है। हो गया सर। आप देख लीजिए क्या आपके सामने में है। अच्छा ठीक है आयुष, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक करंट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, येट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी but a scalar quantity, because the law of vector addition is not applicable to the addition of electric current। ये आपको जानना है, क्योंकि ये जो जिस शैली में ये लिखा हुआ है 2 पैराग्राफ, आप इसको एक असर्शन रीजनिंग का एक इनपुट की तरह ले सकते हो कि कभी असर्शन रीजनिंग में ये चीज आपको यूज हो सकता है। कभी लिखेगा करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, असर्शन में लिखेगा, या करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो असर्शन में लिख सकता है। और फिर रीजनिंग में लिखेगा बिकॉज इट फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या इट डज नॉट फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 2 लाइन आपको इसी फॉर्म में दिया गया है ताकि ये असर्शन रीजनिंग के रूप में आप इसको टैकल कर सकें। ओके, एक क्वेश्चन आया है, हम थोड़ा सा डेविएट होंगे 2 मिनट के लिए। आयुष ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन का चर्चा करना चाहिए कि व्हाट हैपेंस इन आवर नर्वस सिस्टम। सर नर्वस सिस्टम में करंट फ्लो कैसे करता है, ये एक छोटा सा सिनेरियो है। सो आप इमेजिन कीजिए कि दिस इज आवर ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी सर हाँ ह्यूमन बॉडी में जो करंट फ्लो करेगा वो भी एम्पेयर में होगा क्या? हाँ भाई, एम्पियर में नहीं होगा तो हम लोग जल कैसे जाते हैं? तो इसका मतलब सर करंट हाँ 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 हम लोग को भी लग सकता है अपने बॉडी से। बॉडी से करंट लग सकता है का क्या मतलब? मतलब सर शॉक तब नहीं लगेगा क्या हम लोग को? क्या लगेगा हो? शॉक सर, शॉक। शॉक लगता नहीं है क्या हम लोगों को? नहीं सर, नहीं लग। क्या बोल रहा है? कभी करंट नहीं लगा है तुमको क्या? अरे नहीं सर, वो मतलब बाहर से अगर कोई आउटर चीज से होता है तो वो हम लोग को लगता है, मतलब अंदर की बॉडी का बात कर रहा था मैं। चलो ध्यान दो इधर। सो इमेजिन करो कि हम लोग कहीं खड़े हैं और हमारा जो कनेक्शन है किसी करंट कैरिंग वायर वगैरह के थ्रू, एक लाइव वायर है, इसमें आप करंट आप इसको छू देते हैं। सो इमेजिन करो कि ये एक लाइव वायर है। सो दिस इज ए लाइव वायर। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। सो दिस इज ए लाइव वायर। You know, in case of live wire, it is dangerous। यदि हम इसको छुएंगे तो करंट फ्लो करेगा, मगर इस करंट के फ्लो कर हमारे बॉडी में करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइव वायर है इसका पोटेंशियल हाई है। ये हाई वोल्टेज लाइव वायर को हम लोग हाई वोल्टेज टर्म से भी रेफर करते हैं। सो लाइव वायर इज हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। लाइव वायर इज हाई वोल्टेज। और ये जो आपका पैर है, जमीन है, ये जमीन जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये आपका ग्राउंड है। सो दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड। अब ग्राउंड से पे यदि आप खड़े हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग हर एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस ग्राउंड से कनेक्शन को हम लोग ग्राउंड के वोल्टेज को पोटेंशियल ऑफ अर्थ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग इसको 0 लेते हैं। रिकॉल कीजिए, ये काम हम लोग कैपेसिटर का सर्किट बनाते समय लिखे थे कि भैया इसका वोल्टेज को 0 कर देना। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो हैंड है, ये हिस्सा
ये हिस्सा है आपके हैंड का हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और ये हिस्सा जो कि आपका जमीन से जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे लोअर पोटेंशियल। सो इट इज वेरी सिंपल कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये देखिए किस तरह से ये करंट आपके बॉडी से चलते हुए अर्थ तक जाएगा। यही है कहानी, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो कितनी बार चर्चा की है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको छोड़ दो ऊंचे जगह पे, वो अपने नीचे की ओर गिरता है। सो ऑब्जेक्ट हैज गॉट टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ग्रेटर हाइट टू लोअर हाइट। ऐसे ही चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलिए इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जब कभी भी आप लाइव वायर या हाई पोटेंशियल डिवाइस को छुओगे तो आपके बॉडी से करंट फ्लो करेगा, पहला पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन आया, सर हमारे नर्वस सिस्टम से ही करंट क्यों फ्लो करता है? तो उसके पीछे का कहानी बहुत सिंपल है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्या होता है, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, इस न्यूरॉन्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। सो बॉडी का कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन आप लो, तो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, इस क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज होता है? तो सबसे अंदर में होगा बोन, उसके बाद बीच का जो हिस्सा होगा वो होगा फ्लेश, और कुछ ऑर्गन्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, और सबसे ऊपर में होता है स्किन। मगर भैया स्किन के ही ठीक नीचे में एक महत्वपूर्ण टर्म है, नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ये नर्व्स हैं, नर्व्स हैं। इट इज लाइक वायर विच ट्रांसफर्स सिग्नल टू आवर ब्रेन। किस तरह का सिग्नल? किसी भी तरह के दर्द की अनुभूति, पेन हो गया, चोट लग गया, कट गया, आपको आग में आपका हाथ चला गया, सिग्नल जाता है, बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है क्योंकि इसमें करंट का फ्लो। तो ये नर्वस सिस्टम जो डिजाइन है वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि बॉडी के किसी भी हिस्से से, क्योंकि अटैक आपको सबसे पहले बॉडी के बाहरी हिस्से में होगा। अंदर में यदि लीवर उवर खराब हो रहा है तब तो तुरंत नहीं पता चलेगा आपको, किडनी खराब हो रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा, अंदर में उस तरह का नर्वस सिस्टम का करके कोई चीज होता नहीं है। लेकिन बाहर में कोई कीड़ा मकोड़ा भी काटा, मच्छर भी काटा, तो आपको जो पेन की अनुभूति होती है वो पेन की अनुभूति आपको नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक जाती है। तो अब ये जो डिजाइंड होता है ये ऐसे सेल से होता है जिसमें सॉल्ट एंड क्या कहते हैं आपका मोबिलिटी, सॉल्ट एंड वाटर, सब सेल में वाटर रहता है, लेकिन इसमें सॉल्ट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। किसमें? नर्व्स में। अभी हम लोग पढ़ने वाले आगे, इसीलिए जब ये नर्व का किसी ने डाउट किया तो हमको लगा ठीक है चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो अभी हमको पढ़ाना ही है, केमिस्ट्री है इसमें, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक ही वही था, इसलिए हम इस चीज को इन्वॉल्व हो गए। सो आप इस चीज को देखिए कि हड्डी है, बोन, बोन हमारा जो हड्डी है शरीर का, उसमें तो सूखा है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में मांसपेशियां है, उसमें वाटर कंटेंट हड्डी के तुलना में ज्यादा है, क्योंकि हड्डी तो कैल्शियम है ना, उसके तुलना में इसमें मांसपेशियों में थोड़ा सा वाटर कंटेंट, ब्लड फ्लूइडिटी ज्यादा है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में और भी ज्यादा कंटेंट है। आप कहोगे सर क्या कहते हैं
तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड वेन्स में भी तो जो है सो लिक्विड है और ढेर सारा आयन है। जी हाँ, ब्लड में भी ढेर सारा आयन है, लेकिन आप लोग जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में ही, सॉरी बायोलॉजी में ही थोड़ा एटीपी यूटीपी पढ़ना तो पता चलेगा। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी सर बताएंगे, हम चूंकि केमिस्ट्री में लास्ट ईयर जब पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री तो हम इस चीज को जिक्र किए थे अपने बायो के स्टूडेंट के साथ। तो हमारे बॉडी में के सेल में, कुछ खास तरह के सेल में सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई मेंटेन किया जाता है। आप बैठे हुए सोए हुए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपके बॉडी में एक मिनिमम एटीपी खर्च हो रहा है। आपके बॉडी के सेल का सोडियम और पोटेशियम आयन का हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप कुछ नहीं करो। मेरे जैसा आदमी जो दिन भर आलसी ऐसा पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, उसका भी बॉडी कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सेल में मेंटेन करना है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, उसको क्लोराइड आयन से मतलब नहीं है। हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों सोडियम आयन, NaCl नमक में सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, तो वो एक गुड कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं, जिसमें करंट पास कर सकता है। मगर यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का योगदान है। सो सिंस नर्वस सिस्टम contains high concentration of sodium ion and potassium ion and it can move, causes high conductivity। और जब हाई कंडक्टिविटी है तो आप इस चीज को समझो कि करंट किसमें फ्लो करेगा, तो करंट जो है सो हाई कंडक्टिविटी से फ्लो करेगा। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो आपका स्किन होता है ना, ये स्किन तो आउटर चमड़ी है। अच्छा जी हाँ, स्किन तो यहाँ है, और जब आउटर चमड़ी है तो ये हम आपको बाद में बताएंगे कि करंट हमेशा आउटर चमड़ी से ही फ्लो करने का पसंद करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज है और चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी रहना चाहता है, तो ये आउटर चमड़ी से फ्लो करना चाहता है, अंदर में चार्ज का फ्लो नहीं होता है। इस तरह की कुछ बातें हम लोगों ने गॉस थ्योरम में भी की है। और आउटर चमड़ी में जो है सो आपका स्किन है और स्किन में नर्वस सिस्टम है, इसलिए करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू नर्वस सिस्टम। तो जब किसी आदमी को करंट लगता है तो अक्सर उसके बॉडी का बाहरी हिस्सा सबसे पहले जलता है, स्किन उसका पहले जलता है। ये मत सोचो कि तुरंत उसका लीवर किडनी खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, बल्कि स्किन जलता है। तो ऐसे में कभी कभी आदमी करंट लगने से रिकवर भी हो जाता है। बोलिए, समझ में आया? यस सर। बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा रहे हैं? यस सर, ले लिए। Yes, sir. ठीक। Fine. So what is next topic? Conductors and electrolyte solution. कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इस पे आपको कंपटीशन में छोटा क्वेश्चन, कई बार असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल चीज है, जो आप क्लास 8-9 में पढ़े हो वही है, कोई इसमें विशेष चीज नहीं है। ये चीज आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसमें कुछ हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टर का मतलब हुआ मेटल, एक मेटल वायर है, दिस इज मेटल वायर। और आप जानते हो कि इस मेटल वायर से करंट फ्लो करेगा यदि हम इसको बैटरी से जोड़ दें, जिसका एक हिस्सा हायर पोटेंशियल पे है और एक हिस्सा लोअर पोटेंशियल। वेरी गुड। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन? चलो इसको थोड़ा बढ़िया से फिगर बना देते हैं। So we have a container, and let this container contains certain liquid,
और इसमें हम डाल देते हैं इलेक्ट्रोड। सो दो रॉड डाल दिए, मगर दोनों रॉड के बीच में ये एक्वस सॉल्यूशन है। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। और उसके बाद यदि आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, तो फिर से गौर कीजिएगा, हम इसको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा बढ़िया से हाईलाइट करके दिखाने के मूड में हैं, तो दिखाना चाहेंगे कि इससे इसमें करंट फ्लो करता है। थोड़ा जूम करके देख लो भैया, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की ओर करंट फ्लो हो रहा है। थोड़ा जूम करके देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। आई दिखा? आई Yes, sir. तो सॉल्यूशन के अंदर में आई है। तो देखिए, क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्वस सॉल्यूशन में? कहेंगे नहीं। सो आपको ये ध्यान देना है, ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉरी मेटल वायर होता है, इसमें होता है करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होता है। अच्छा देखिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम ए से जोड़े और इसको देखिए हम बी से जोड़े। ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहा है कि ए को आप बैटरी के प्लस से जोड़ दिए और बी को यदि आप बैटरी के माइनस से जोड़ दिए तो चार्ज फ्लो हुआ। कहां चार्ज फ्लो हुआ? ये एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज फ्लो हुआ, करंट का प्रेजेंस हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब हम यहां पे कहेंगे करंट ड्यू टू करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस उपलब्ध हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओम म्यूट करो। Current in electrolytic solution. Current in electrolytic solution is due to ions present in water. आप इमेजिन करो कि प्योर वाटर है। अच्छी बात, आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, देखें कितना आप लोगों को केमिस्ट्री याद रहा क्लास 11 का। ऐसे ही बीच बीच में तो हम तंग करते ही हैं आप लोगों को। सो कंसिडर देयर इज प्योर वाटर इन एनी कंटेनर। अब जब कंटेनर में प्योर वाटर है तो बताइए उस कंटेनर में आयंस हैं या नहीं है? सर नहीं है, नहीं है सर आयन। नहीं होंगे सर। ओके, मेरा आंसर है होंगे। अब दिमाग लगाइए, क्या होगा? सर लेकिन बहुत कम अमाउंट में। कौन आयन है इसका जवाब दो। हाइड्रोजन आयन। प्लस एंड OH माइनस। हाइड्रोजन आयन सर। हाँ श्रुति क्या बोल रही है, बोलो। सर H+ आयन। हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो हम लिख रहे हैं प्योर वाटर it contains ions in form of this. हाँ ओम क्या बोले थे? सर हाइड्रोजन आयन बोला था। ठीक, और क्या चीज बोल रहे थे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में? सर ये दोनों सर बहुत
कम अमाउंट में होते हैं। बहुत कम अमाउंट में रहता है। क्वेश्चन है कितना रहता है? चलिए बोलिए। सर हाँ टोटल मिला के 10⁻⁻14 हो जाता है सर। चलो कुछ तो बोले, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 10⁻⁻14 मोल्स स्क्वायर पर लीटर। इस तरह से आएगा। ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग रिकॉल करो, पीएच पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। अब देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है। ओम ने यहीं से स्टार्ट किया था सर, रहता तो लेकिन वो बहुत कम है। मगर पता है यदि आप एक बूंद या एकदम समझ लो, मान लो गलती से 1 लीटर में यदि आप अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली लिख देते हैं 35 और 36 36.5 ग्राम HCl यदि आपने मिला दिया, मान तो जैसे आप इसको मिला दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन विल बिकम 1 m and concentration of hydrogen ion will become 1 m। अब आप सोचो कि यदि 1 लीटर में 36 ग्राम HCl मिला दिए तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर की जो संख्या है वो 10⁻⁻14 के तुलना में 1 हो गया। और 1 होने का मतलब है कि वो खरब गुना बड़ा हो गया। 10⁻⁻14 को खरबों गुना बड़ा करोगे तब जो है सो क्या कहते हैं 1 आएगा। सो व्हाट यू फाउंड कि प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बहुत कम होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं, और जो चीज आप ये पढ़े हो उसी चीज पे बेस्ड हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मान लो पानी में 1 बूंद नमक भी चला गया, अरे भैया 1 ग्राम नमक चला गया ना, तो वो पानी में 1 ग्राम नमक चले जाने से, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम नमक चले जाने से भी इतना ह्यूज अमाउंट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाता है कि वो एज गुड एज फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन था जो चार्ज का मूवमेंट करता था, ऐसे ही पानी में 1 बूंद भी नमक चला गया तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की उपस्थिति से वो चार्ज को मूव करता है। बोले यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। सारे लोग क्लियर हैं? यस सर। Yes sir. यस सर। आप लोग फिर से स्क्रीन में जूम करके चले आइए उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे जिसका फिगर हम आपको बना के दिखाए हैं। 1 मिनट, जस्ट लेट मी सी सर। एक्वा सॉल्यूशन AQUEOUS। थैंक यू। हाँ ध्यान दीजिए, इसको आप लोग थोड़ा जूम करके देखिए। अब आप हमको बताइए, कंसीडर करो कि इसमें थोड़ा सा नमक है। थोड़ा सा नमक है तो क्या हुआ? हम कहे थोड़ा सा नमक है तो ह्यूज अमाउंट में इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित होगा। बोलो यस और नो। Yes. देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं कि NaCl तो क्रिस्टल होता है, मगर उस क्रिस्टल को जब पानी में डालते हैं तो लैटिस एनर्जी का टर्म आप लोग पढ़े होंगे। और आप लोग पढ़ोगे कि जब आप पानी में डाल देते हो तो एक और चीज उत्पन्न होता है, वो होता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस, या पानी में घुलने से कुछ उतनी एनर्जी उत्पन्न होता है। ऐसे कॉन्सिक्वेंस NaCl जो है वो पानी में क्रिस्टल के रूप में नहीं रह जाता है, बल्कि वो फ्री आयंस के रूप में हो जाता है। यानी कि ढेर सारा सोडियम आयन अलग हो जाएगा और ढेर सारा क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। थोड़ा जूम करके देख लेना यदि वो इधर उधर हो गया होगा। दिख रहा है सबको? Yes sir. अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा देख लेना, स्क्रीन को जूम करके साइड कर लेना, देखने में दिक्कत होगा तो। हमको ये बताओ
कि ये जो सोडियम आयन है उसका मूवमेंट किधर से किधर होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। -2 प्लस वैसे मत बोलो, ए से बी की नेगेटिव A to B. ए सर ए टू बी, ए टू बी दिखा सबको। यस सर अच्छा Yes, sir. क्लोराइड आयन का मूवमेंट किधर से होगा? B to A. B2A अभी देखना कंफ्यूज जाएंगे तुम लोगों को, बता दिए। क्लोराइड आयन का मूवमेंट किधर से होगा? श्रुति नहीं सुनाई दिया बेटा, कब म्यूट करना है कब अनम्यूट करना है अब आप लोगों को सीख लेना होगा। सर B2A। ओके, क्लोराइड आयन का मूवमेंट होगा B2A। कॉमन सेंस तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, जब सोडियम आयन का मूवमेंट होगा तो करंट जो उत्पन्न होगा वो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ सोडियम आयन वो किधर होगा? ए टू बी की बी टू ए? A to B। ए टू बी। बहुत बढ़िया, अब दो चार्टों का मुंह सूखना शुरू हुआ। ए टू बी, आप सही गेस कर रहे हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट जो क्लोराइड आयन के वजह से फ्लो होगा वो किधर से होगा? ए टू बी की बी टू ए? A to B। A to B से A to B आई एम हैप्पी। अरे ए टू बी कैसे हो गया रे? बी से ए करंट जा रहा, क्लोराइड मूव कर रहा है। सर क्योंकि प्रोटॉन के डायरेक्शन में हम लोग करंट लेते हैं हमेशा। और कोई? एनीवन एल्स? खाली बोल दिए, लॉजिक में कोई नहीं। हाँ सोनू बोलो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं सोनू। ठीक है, प्रयास आपका सही है। Higher potential to lower potential से। नहीं राजहंस, वैसे नहीं लेंगे बेटा, हमेशा वो चीज हम बोलेंगे नहीं, वो आएगा, वो निष्कर्ष है। और कोई? चलिए हम आपको इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहेंगे। अभी पहले चर्चा किए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, पिछला स्लाइड याद करो। तो जब हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट के फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट होता है। काहे भैया, काहे अपोजिट कर दिए, क्या दादागिरी है? तो कारण सिंपल है कि कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था और कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट है। तो जो रोल फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कर रहा था एग्जैक्टली वही रोल क्लोराइड आयन का होगा। There is difference in case of sodium ion and chloride ion. Your sodium ion is positively charged and chloride ion is negatively charged. कहेंगे तो जो क्लोराइड आयन है जो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन और उसके वजह से करस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन, जी हाँ, फ्लो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन करता है मगर उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग करंट का फ्लो का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक ऐसी ही बात होगी यदि आप क्लोराइड आयन के मूवमेंट को देखते हो तो, कि क्लोराइड आयन एक नेगेटिवली चार्ज है और वो फ्लो कर रहा है बी से ए की वजह से, तो क्लोराइड आयन के करस्पॉन्डिंग जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो भी होगा अपोजिट, यानी कि ए से बी की। थोड़ा आप लोग जूम करके साइड करके देख लीजिएगा, कोना में जो है सो दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, संभव है, थोड़ा जूम करके देख लेना, पता चल जाएगा हम क्या लिखे। सो क्या हम लिखे? हम लिखे कि करंट का फ्लो सोडियम आयन की वजह से किधर होगा? ए से बी की ओर, और करंट का फ्लो
क्लोराइड आयन की वजह से किधर होगा, ए से बी की ओर। बोलिए, सबको नजर आ रहा है ये बात? यस सर। तो करंट टोटल क्या हो जाएगा, कहेंगे करंट टोटल जो होगा वो सोडियम आयन की वजह से करंट प्लस क्लोराइड आयन की वजह से प्लस। तो अभी आप लोग को नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे ना, नर्वस सिस्टम में क्लोराइड आयन नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम में एक तो सोडियम आयन है तो भी काफी, क्योंकि दोनों का करंट जुड़ता है, जो हमारे पास है उसकी वजह से फ्लो होता है। बोले इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का बिहेवियर अभी तक कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। क्या प्योर वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं? नो सर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर उसमें आयंस नहीं होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने देंगे, चार्ज को। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है जो हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर में पढ़े थे, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज, ये सब को बोले थे भैया ये तो इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? लोहा में रहता है, कॉपर में रहता है, एल्यूमिनियम में रहता है, अक्सर मेटल्स में होता है। यही हम लोग पढ़े थे यूनिट 1 में, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर डोंट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही हम लोग पढ़े थे, और तब हम लोग कहते हैं इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता है। मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के क्रम में एक और चीज हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। प्योर वाटर का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग इंसुलेटर मान लेते हैं, भाई इसमें कुछ नहीं है, चार्ज ज्यादा है नहीं, बहुत कम चार्ज है। लेकिन उसमें एक बूंद नमक भी चला गया, जरा सा भी नमक चला गया, तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन या और भी सॉल्ट हैं कई तरह का, आप लोग पढ़िएगा। कुछ लोग फर्स्ट क्लास 11 में हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि अपार्ट फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन we have many other type of salt which is actually soluble in water, तो sodium, magnesium, पोटेशियम के, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सब सॉल्ट उसमें पानी में घुले रहते हैं। क्योंकि वो जो पानी है वो केवल बरसात का पानी नहीं है, वो रॉक वगैरह, मिट्टी वगैरह, आयंस वगैरह, और आजकल तो इतना पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री का भी पॉल्यूशन जो है वो हमारे पानी में घुल जाता है और वो पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो प्योर वाटर इज लाइक इंसुलेटर एंड वाटर mixed या water having small amount of salt becomes a good conductor, and that is called electrolytic solution. The charge carrier in case of pure metal is charge carrier in case of conductor is free electrons, and charge carrier in case of electrolytic solution is both type of ion या either type of ion पॉसिबल इन द सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी कंडीशन में सोडियम आयन गायब हो जाए, केवल क्लोराइड आयन रहे, या किसी कंडीशन में क्लोराइड आयन गायब हो जाए, सोडियम आयन रहे। नयन म्यूट करो बेटा। वैसे कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपका क्या कहते हैं, करंट फ्लो करता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटाए। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस यस सर। ठीक ठीक। चलिए हम ओम्स लॉ तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफिनेशन है, क्या बेसिक डिफिनेशन है, दैट करंट इन एनी कंडक्टर is given as I is equal to charge transferred per unit time। यही परिभाषा है ना? चलिए फटाक से एक दो तो सवाल हम लोग देखते हैं।
लिखते हैं 50 into 10 to the power of 6 electrons passes through any conductor in 5 seconds. 50 into 10 to the power of 6 electron passes through any conductor in 5 seconds. Find amount of average current. Find amount of average current through wire. चलिए इस सवाल को बनाइए। चैट में दे पाओगे तो ठीक है आंसर, पावर में आएगा माइनस में आएगा, हैंडल कर सकोगे तो वेरी गुड। अरे सर आ गया, इतना फास्ट हो गया है तुम लोग। ओके, संदीप ने आंसर दिया, शुभम ने आंसर दिया, गुड, दोनों का आंसर मैच कर रहा है। आर्यन ने आंसर दिया, वेरी गुड, आंसर मैच कर रहा है तीनों का। श्रुति ने आंसर दिया, आंसर मैच कर रहा है तीनों का। अक्षरा ने आंसर दिया, आंसर मैच कर रहा है सबों का। अभिषेक ने आंसर दिया, आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड। वेरी फास्ट, मजा आया। प्रदीप, आंसर आपका गलत है बेटा, आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लिए हैं। प्रदीप जूम में नाम चेंज करो अपना, कर देना कल के क्लास में। यथार्थ आंसर मैच कर, आंसर गलत है यथार्थ, 10 का पावर में एरर हुआ। सुप्रिया टाइप कीजिए, कोशिश कीजिए टाइप करने सर चैट इसमें चैट सेक्शन नहीं आ रहा है, हम आपको व्हाट्सएप में भेजे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओमी आंसर गलत है। हाँ सुप्रिया का आंसर सही है। और 1 मिनट वेट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत नयन आंसर सही नहीं है बेटा, 10 का पावर में एरर हुआ। यथार्थ पीको नहीं लिखते हैं यथार्थ, हालांकि आपने सही लिखा, वो पिछला जो एरर किया था उसको तो इम्प्रूव किया आपने, वो 10 का पावर -12 था, पीको नहीं लिखा जाता है। कारण है, बताएंगे। फराड पीको चलता है, करंट नहीं चलता है, कारण बताएंगे। और कोई? फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नो स्टिल एरर प्रदीप। सौम्या आपका नोटेशन स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, आंसर सही है। बस देख लो, एक सवाल हमारा लिखा हुआ खत्म नहीं हुआ, शुभम संदीप लोग एकदम 1 मिनट के अंदर खट से निकाल के दे दिए, और हम करीब 3 मिनट वेट किए, अभी भी कम से कम 2-3 स्टूडेंट आंसर देने में क्या करते हैं, चूक गए। चलिए अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, इतना संभव नहीं है। सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे करंट के लिए? इसको लिखेंगे n इंटू E बाई टी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
सो यहाँ पे n का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास किए थे, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन को पास किए थे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था उसको पास होने में, 5 सेकेंड का टाइम लगा था। तो 5 सेकेंड का टाइम लगा था। तो उस कंडीशन में जो है फाइनली आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.6 था ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर। दिस इज योर आंसर। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखो हम एक बार झांकी मारते हैं, तो हम जरा देखें क्लास का क्या क्या उपस्थिति है। तो आई कैन सी अजय, देन आदित्य दयाल, आप दोनों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अभिषेक का आंसर आया, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को देख लो। आदित्य समझ में आया कौन फॉर्मूला लगेगा? तुम शुरू से नहीं आए थे क्या? नहीं सर, शुरू में थोड़ा सा मिस कर दिए थे। एंड व्हाट अबाउट अजय? अजय समझ में आया? यस सर, समझ में आ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करें? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए एक खास तरह का क्वेश्चन भी आता है, क्या कहते हैं, इसी में, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व, लेकिन आप लोग डरिएगा एकदम नहीं, बहुत इजी है। टाइम वेरिंग करंट या उसको इंस्टेंटेनियस करंट के टर्म में आता है, उस तरह का भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। लेट मी राइट वन क्वेश्चन। ए कंडक्टिंग sphere is supplied to charge, उसको हम चार्ज दे रहे हैं, which is given by, देखिए ये सब जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका जो होमवर्क असाइनमेंट है उसी का क्वेश्चन है। इस जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी कि हम 1 2 3 एज्यूम कर रहे हैं कि बन जाएगा डायरेक्ट आप लोगों से। होमवर्क असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 5 अभी लिख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह का क्वेश्चंस आपको डील करना है, बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन, ये मेंस का लेवल का नहीं है। A conducting sphere is supplied to charge which is given as Q is equal to 5T plus 7 in SI. अब कहता है what is current through wire which is, देखो इतना फास्ट करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, which is, what is current through wire which is supplying current which is supplying charge। तो तुम लोग इतना फास्ट मैसेज उधर चैट में देना शुरू किया, हमको टाइप करने में दिक्कत हो रहा है। which is supplying charge to sphere। चलिए बनाइए। हाँ जान रहे थे, मेरे लिखते लिखते आंसर तो आ ही जाएगा। हाँ रुको न देंगे, देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। तुम थे क्या नहीं संदीप कैपेसिटर का चार्जिंग वाला क्लास में? संदीप चलिए इसको बनाइए।
तब इस बार तो सन्नाटा है। Sir, I have sent them, sir. क्या बोले? संदीप नहीं थे ना? तब अगला आपका अगला हम फंसाएंगे। Sir, answer please. हाँ ठीक है, हम आंसर देख रहे हैं संदीप आर्यन। आप लोगों का आंसर सही है क्या? हाँ सुप्रिया सही है। इस बार का रिस्पांस स्लो हुआ, कुछ लोगों को हिंट नहीं मिला। श्रुति गड़बड़ है बेटा। राजहंस ठीक है। यथार्थ गलत है। अभिषेक सही है। फाइन, काफी वक्त दिए, अब क्लास भी एंड करने का टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है। हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ डिस्कस करना चाहेंगे इसमें? देखते हैं। हाँ शुभम का भी आंसर सही है, अजय का भी आंसर ठीक है, अभिषेक का आंसर ठीक है। अक्सर चैट में हमको भव्यम और यथार्थ की लड़ाई दिखती है। और यही कहानी तो शुभम शिवम के साथ भी होता होगा ना? चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एनीवे जिसका नाम पॉले रहता है उसको फायदा होता है। चलो कोई बात, ये घर घर की लड़ाई है। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको समझना है कि ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं बनाते हैं। यदि आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ये चीज जान जाइए, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यदि दिया है आपको, तो आपको करंट निकालने के लिए करना होगा dq बाय dt। यही रूल है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा और तब हम लिखेंगे करंट I इज इक्वल टू डी बाय dt। इसका भैया अमाउंट ऑफ चार्ज का, और अमाउंट ऑफ चार्ज क्या लिखे थे? 5t प्लस 7। ठीक है, और तब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको करंट का मान आ जाएगा I इज इक्वल टू डी बाय dt ऑफ 5t प्लस d बाय dt ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी 7। बट 7 एक ऐसा कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए I का मान में 5 जो नंबर है ये कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर दीजिए, ऊपर नीचे dt बचेगा जो कि आपका कट जाएगा, और करंट I SI सिस्टम लिखा हुआ है, आप इसको लिखिए करंट I इज 5 एम्पीयर। ये इस स्फीयर में करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है उसका एक्सप्रेशन। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. यस सर। किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। एक सवाल इजी वाला दें क्या? बनाओगे? पक्का? यस सर। अच्छा चलो एक सवाल इजी वाला, इसका स्क्रीनशॉट लो। एकदम इजी वाला एक सवाल।
और टाइम का ध्यान रखिएगा, 9 क्रॉस हो चुका है, जब हम 2 मिनट में क्लास खत्म करने वाले हैं। करें इसको क्लीन। यस यस सर। चलिए देखिए, इस तरह का जो फंक्शन है ना, इस तरह के फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का भी, हल्का सा अलग ढंग से आ सकता है। अभी भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मेंस के लेवल का नहीं है, ये एकदम आपको हम बता दें। और ये दिया है चार्ज प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट in any object, object is given as, charge present in any object is given as कैसे दिया जाएगा? तो लिखेंगे Q is equal to, ये हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। Q is equal to 3t square plus 7t plus 2. Q is equal to 3t square plus 7t plus 2 in SI unit, of course, SI units. फिर कहता है find current flowing to object, find current flowing, हाँ, flowing to object at t is equal to 2 सेकेंड। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इसको जरा सा देख लीजिए। तो हमको पता है मेरे लिखते लिखते आंसर एक तो दो दइए देगा, अभी कैलकुलस में 2-4 तो तुम लोग हीरो बनवे करोगे। संदीप, अभिषेक, शुभम, श्रुति, राजहंस, इसमें श्रुति का आंसर मैच नहीं किया, बाकी सबका सेम आंसर है। राजहंस यूनिट दीजिए, श्रुति यूनिट दीजिए, अक्षरा सही है, आर्यन सही है, श्रुति प्लीज चेक योर आंसर, अजय सही है, श्रुति आप अकबकाइए नहीं, आराम से कीजिए, श्रुति अभी भी गड़बड़ है, सौम्या सही नहीं है, भव्यम गड़बड़ है। अरे क्या हो रहा है, काहे आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे भैया? राजहंस सही है, हाँ हम व्हाट्सएप देख रहे हैं। हाँ सुप्रिया सही है बेटा, श्रुति अभी ठीक है, प्रदीप ठीक है, आदित्य दयाल गड़बड़ किए, सौम्या गड़बड़ है, सौम्या अभी भी गड़बड़ है, यथार्थ गड़बड़ है, आदित्य दयाल ठीक है, श्रुति एम्पियर में आप स्मॉल ए यूनिट दिए हैं, सर लास्ट वाले में हाँ नयन गड़बड़ है बेटा, प्लीज चेक योर आंसर। इट वॉज वेरी इजी, 2-4 लोग सिली मिस्टेक कर गए। चलिए देखें क्या था इस सवाल में डिफरेंट। एकदम हम एक सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 6 था होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे थे, मतलब क्या लाइन से सवाल बनवा रहे हैं, मजाक कर दिए हैं सर क्लास में से लग रहा है। चलो फिर से देखते हैं क्या था इसमें डिफरेंट। द चार्ज प्रेजेंट in any object is given as 3t square plus 7t plus 2। ये आपका चार्ज प्रेजेंट था, ठीक है। अब यदि ये चार्ज प्रेजेंट है और हमको करंट चाहिए, तो करंट का मान जैसा कि हमने डिफिनेशन से लिखा है, किसी इंस्टेंट में करंट का मान होता है dq by dt, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे d by dt ऑफ चार्ज, और चार्ज का मान दिया है 3t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। ओके,
हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे भव्यम को। चलो बताओ 3t² का डिफरेंशिएशन भव्यम। अच्छा ठीक है, अब बायो के स्टूडेंट को पकड़ते हैं। बायो नयन 3t² का डिफरेंशिएशन बोलिए। सर 6t। वेरी गुड 6t। 7t का डिफरेंशिएशन बोलिए बेटा। सर 7। 7 और 2 का डिफरेंशिएशन सर 0। 0 लिखेंगे ही नहीं, देख लीजिए। तो ये हो गया आपका करंट का मान 6t + 7। मगर ध्यान दीजिएगा इस बार जो करंट आया ना, पिछली बार करंट आपका सिंपली 5 आया था, तो आपने बहुत आसानी से लिख दिया। ये जो करंट है ना, ये करंट में t का टर्म दिया हुआ है, यानी कि t का मान अभी पहली बार आप किसी चीज को देखते हो उसको कहते हो t = 0। उसके बाद फिर 1 सेकेंड गुजरा, फिर t का मान 2 होता है, फिर t का मान 3 होता है, फिर t का मान 4 होता है। तो ये जो करंट है ना, इस करंट को कहते हैं वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट यानी कि एक ऐसा करंट जिसका मान वेरी करता है, इसका मान वेरी कर रहा है। और जब करंट का मान वेरी करता है, वेरिएबल करंट है, तो उस कंडीशन में करंट इंस्टेंटेनियस चर्चा करते हैं। जब कोई चीज परिवर्तित होते रहता है तो या तो आप उसका एवरेज भी ले सकते हो या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही दे के रखा है क्या, करंट एट t = 2 सेकेंड। ओ तो फिर तो बहुत आसान है। आप यहाँ 6 × t था, t की जगह 2 सेकेंड कर दीजिए, तो करंट I = 6 × 2, 6 × 2 + 7, 6 दूनी 12, 7 19 SI यूनिट दिया है, कैपिटल A लिखेंगे। बोलिए समझ में आया सबको? यस सर। सौम्या बायो वाले बच्चे लोग जरा बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं था बेटा? नो सर। आपको बताए हैं 11 में बताए हैं, आप लोग मैथ्स में भी पढ़िएगा ही काफी डिटेल में। d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x होल पावर n का मान होता है n × x का पावर n-1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं n-1। रुको n-1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां x है वहां पे देखिए t नजर आएगा और इस फॉर्मूला के मदद से आप लोग बना सकते हैं। बोलिए ठीक है? यस सर। अच्छा एक काम करें, एक तो ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा खाली जगह हमको दिख रहा है, एक तो ऐसे ही हम यहाँ पे कलर चेंज करके हम एक तो चार्ज का वैल्यू खाली लिख देते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये टर्म है आप लोगों को, बस हम लिख दिए। ये क्वेश्चन आपको जैसे क्या कहते हैं, जब होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा, यानी कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, यानी कि पता है हम क्या कर रहे हैं, लाइन से न्यूमेरिकल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, समझो कि 7-8 क्वेश्चन बन गया। पहला जो डिफिनेशन पे बेस्ड है वो बन जाएगा, बस इसको चेक करना, ये हम बताएंगे कुछ नहीं। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द चार्ज गिवन इन कैपेसिटर is charge present in capacitor is given as q = q0 into e to the power of minus small t divided by rc। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा ही ऊपर मानो, ये मेंस के लेवल का तो नहीं है, ये मेडिकल बायो वालों के लेवल का है, इसको आप उस तरह से लोगे। और तब कहेगा फाइंड करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको आप लोग करके बाद में हमको व्हाट्सएप में जैसे भी आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब क्लास एंड करने वाले हैं, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सर आंसर बताए क्या? आंसर बताए? नहीं छोड़ दो, नहीं बताएंगे, तुम लोग ज्यादा तेज बन जाता है, मैथ वाला बचवा सब बायो वाले को डिमोरलाइज करता है। सर मेरा डाउट था ग्रेडियंट ऑपरेटर। अच्छा ग्रेडियंट शुभम देखना होगा, उसको संडे वनडे करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, बहुत लेट हो गया बेटा, देखते हैं किसी दिन 8:30 बजे क्लास खत्म करेंगे, चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए वीडियो ऑन कीजिए, सब चेहरा दिखाइए फटाफट। अभिषेक, आर्यन, संदीप, प्रदीप, सुप्रिया, अजय, आदित्य, दयाल, अंशिका, ओम, अक्षरा, आज फर्स्ट डे एंट्री है, शुभम, भव्यम, नयन, आदित्य, दयाल दिख नहीं रहा है, सौम्या,
राजहंस, संदीप दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। सो एक काम करना, किसकी एक एक विद्यार्थी की ड्यूटी है, हमको संडे को बोलेगा होमवर्क असाइनमेंट ग्रुप में डालने के लिए। कौन ये ड्यूटी लेगा? संडे फोन करेगा शाम को 4-5 बजे। Anyone? हाँ संदीप, तुम्हारा ड्यूटी रहा पक्का? संदीप, ओम, आर्यन, कई लोग याद दिलाए। तो देखिए आप लोग को ये कॉल करना है संडे। अभी हम एकदम पैक रहेंगे जिस तरह का मेरा रूटीन चल रहा है। संडे 4 बजे याद दिलाओगे, और यदि संडे शाम को 6 बजे तक नहीं मिला तो हंगामा कर देना फोन कर करके। सो यू रिक्वायर होमवर्क सेट ऑफ क्लास व्हाट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क पीडीएफ आप लोगों को हम भेज देंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं। टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। अरे स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं? वेलकम, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।